10 करोड़ का जॉब छोड़ के और सोचा एक प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। तो कम से कम 50 इन्वेस्टर्स ने हमें ये कह के मना कर दिया, प्लास्टिक से लड़ाई कौन लड़ सकता है। घर बेचना पड़ा, वाइफ और बच्चों के साथ ज़मीन पे सोना पड़ा, 2 महीने 3 महीने वेयरहाउस के अंदर रह के और वहीं पे काम करना पड़ा। ये सारी चीज़ें भगवान करवाता है और आई एम श्योर कि हर एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी होती है जहाँ पे उसको इन तरीके की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है। आई एम को-फाउंडर एंड CEO ऑफ इकोसोल। इकोसोल एक ग्लोबल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंपनी है जो कि इंडिया में बने हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचती है, पूरी दुनिया में भेजती है। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने आया हूँ कि कैसे 36 साल 37 साल की उम्र में मैंने अपने करोड़ों के पैकेज अमेरिका में छोड़ के अपने देश में वापस आके इस कंपनी को बनाया, इस कंपनी को शुरू किया। कैसे भगवान ने हमें हर पॉइंट पे परखा, कैसे हालातों ने हमारा घर तक बिकवा दिया इस बिज़नेस को बनाने के लिए, और कैसे इन सब चीज़ों से निकलते हुए आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंपनी बने हुए हैं, जिसमें हम आज के देश में 12 देशों में हम अपना सामान बेचते हैं, 23,000 स्टोर्स में, 11 प्लेटफॉर्म पे, और 3 से 4 हज़ार करोड़ का हम लोग बिज़नेस करते हैं। तो ये कंपनी की स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी कहानी में। तो शुरू करते हैं शुरू से। मेरा जन्म एक छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर भिलाई शहर में हुआ था। ओके, आप लोगों में से बहुत कोई जानते भी नहीं होंगे, कृपया गूगल कर लीजिए कि भिलाई कहाँ पे आता है छत्तीसगढ़ में। जो मेरे फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। हमारा पूरा जो एजुकेशन हुआ है वो एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, जहाँ पे पंखा चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। हाँ, टेबल टूटी भी हो सकती है, बिना टूटी भी हो सकती है। और इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। और आई थिंक जब आप छोटे से शहर में छोटे स्कूलों में जाते हैं तो कुछ कर गुजरने की इच्छा अपने आप आपके अंदर जाग जाती है। बचपन से ही ऐसा लगता था कि हमारा एक सपना था कि कुछ बड़ा करेंगे, एक सपना था कि कुछ अच्छा अचीव करेंगे। तो एसेंशियली उन्हीं छोटे शहरों में, उन छोटी गलियों में मेहनत कर करके पहले मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद MBA किया, और MBA करने के बाद मतलब भगवान की दया से आई गॉट अ जॉब इन कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग की, फिर मैं अमेरिका चला गया कंसल्टिंग में, और अमेरिका में मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन JP मॉर्गन। 29 साल की उम्र में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना JP मॉर्गन में। 31 साल की उम्र में मैनेजिंग डायरेक्टर बना सिटी ग्रुप में, फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना की बैंक में। और उसके बाद ये सारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था बैंकिंग का। साल की 10 करोड़ रुपए सैलरी मिलती थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उस समय एक इच्छा हुई कि सिर्फ बैंकिंग करके हमने एक तरफ का ही सिर्फ एक तरफ का बिजनेस सीखा है। तो मैंने 34 साल की उम्र में बैंकिंग छोड़ के सोचा कि क्यों ना हम एक ई-कॉमर्स कंपनी में जाते हैं और सीखते हैं कि बिजनेस कैसे बनता है, ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे बनता है, ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होते हैं, ई-कॉमर्स में सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ई-कॉमर्स में सीखने की एक इच्छा थी कि 10 करोड़ का जॉब छोड़ के उससे 1/3 की जॉब लेके मैंने ई-कॉमर्स कंपनी ज्वाइन की, वेफेयर। वेफेयर में जाके मैंने सीखा कि बड़े-बड़े ब्रांड्स कैसे बनते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च होते हैं, दुनिया भर की सप्लाई चेन्स कैसे चलती हैं। और ये सब कुछ सीखने के बाद, 3-4 साल सीखने के बाद, मुझे लगा कि अब अपने देश में आके कुछ करना चाहिए। हमारा देश बहुत पहले से काफ़ी सस्टेनेबल देश रहा है। हमें याद है कि जब हम बचपन में सब्ज़ी खरीदने जाते थे, तो हमारे पास कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं होती थी। हमारे पास एक कपड़े का थैला होता था। वो कपड़े का थैला बनाया जाता था पुरानी चादर से। तो हमारी एक नेचुरली रिसाइक्लिंग इकोनॉमी थी, हम एक नेचुरली सस्टेनेबल कंट्री थे। और बहुत दुःख होता था जब वीडियोज़ देखता था कि गंगा नदी में इतना प्लास्टिक बह रहा है, शहरों में प्लास्टिक जमा है। तो मैंने कहा कि अगर और कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ना एक प्लास्टिक के खिलाफ ही लड़ाई शुरू की जाए। जब मैंने प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई शुरू की, कोई आइडिया नहीं था कि प्लास्टिक के खिलाफ कैसे लड़ाई करेंगे, कौन-सा प्रोडक्ट बनाएँगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक मन में इच्छा थी कि उस समय तक पिता भी बन चुके थे, तो मन में इच्छा थी कि अगली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, अगली जनरेशन के लिए क्या प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं।
तो बस इसी इच्छा को मन में लेते हुए और थोड़ी सी कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हुए मैंने अपना वो जॉब छोड़ा और सोचा एक प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। और ये भी पता था कि प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए हमारे अपने देश भारत से अच्छा कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जूट, बैम्बू, बगास, पाम लीफ, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। इसको सिर्फ एक ग्लोबल मंच तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो सन 2020 था, कोविड के जस्ट पहले मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और कहा कि मैं अपनी कंपनी में बता दिया कि मैं एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की कंपनी बनाने जा रहा हूँ। सबने कहा कि आप क्या करने जा रहे हो, प्लास्टिक तो 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, चाहे वो अमेरिका देख लो, चाहे कनाडा देख लो, चाहे यूके देख लो। इसके खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल होगी, इतने महंगे प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं। आप क्या आपने पूरी तरह से सोचा है कि नहीं? ऑफ कोर्स घर वालों ने भी पूछा, यार अमेरिका में तेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब भी अच्छी चल रही है, पैसे भी अच्छे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? लेकिन एक बात तो तय थी कि एक बार सोच लिया कि प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। तो ये सोच के मैंने अपनी वाइफ से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्टेबल चल रही है, लेकिन अब एक समय आ गया है कि 35-36 साल की उम्र में एक समय आ गया है जब मुझे ऐसा लगता है कि हम ये लड़ाई शुरू कर सकते हैं, इसके बाद देरी हो जाएगी। तो मेरी वाइफ ने मेरा इस पूरे इनिशिएटिव में बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों ने ना सिर्फ अपना बिजनेस साथ में शुरू किया, उन्होंने भी हमारा बिजनेस ज्वाइन किया और हम लोग अमेरिका से इंडिया मूव हुए ये बिजनेस शुरू करने के लिए। और आप ये देखिए कि बस फरवरी में हम इंडिया आए थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया। सो सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएँ, हम ये सोचने लगे कि हमारा डिसीजन गलत था, हम ये सोचने लगे कि शायद गलती हो गई, हम ये सोचें हम डिस्करेज फील करें, ये फील करने के आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपने एक बार एंटरप्रेन्योर बनने की सोच ली, तो एक ही चीज़ आपको सोचना है कि इस प्रॉब्लम से आगे कैसे बढ़े। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है, इससे कम भी कुछ नहीं है। फंड रेजिंग, इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चाइल्डहुड से निकल के उस स्मॉल टाउन मेंटालिटी में आके अब सोचा कि अपने देश के लिए कुछ करना है। यहाँ पे आए, आते ही कोविड लग गया, पूरा बिज़नेस का आइडिया होल्ड पे चला गया। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे लॉकडाउन खुला, हमने सोचा कि चलो अब अपना बिज़नेस बनाना शुरू करते हैं। सो शुरू-शुरू में हम फैक्ट्रीज़ के पास जाते थे और उनसे प्रोडक्ट माँगते थे। तो वो यही पूछते थे हमसे कि आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? ये कंपनी का नाम कभी सुना नहीं। आपको ऑर्डर हम कैसे दे दें? आप हमें एक काम कीजिए, आप एडवांस दे दीजिए। अब एडवांस देने के पैसे तो थे नहीं, नए-नए एंटरप्रेन्योर बने थे। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो इंडिया में प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च पे ख़त्म कर दिए। सो एसेंशियली फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट आप चाहते क्यों हैं? आप कहाँ बेचेंगे? तो हमने फिर उनको धीरे-धीरे एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखिए, ये प्रोडक्ट हम सिर्फ़ इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें एक प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट बेचना है। हमारा मानना ये है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे देश से पूरी दुनिया में जाएगा और पूरी दुनिया में बिकेगा, और इसी विज़न में आपको हमारा साथ देना है। अगर ये चल गया तो ये बहुत अच्छा चलेगा। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट हमारे बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स थे, जैसे पाम लीफ के दोने, पाम लीफ के प्लेट्स, ओके, बगास की बनी हुई प्लेट्स, चम्मच, कटलरी, पेपर के कप्स जो कि बगास के बने हुए थे, और ऐसे बगास के बने हुए टॉयलेट पेपर, किचन टॉवल रोल्स। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनमें ना पेड़ कटते हैं और ये एग्रो वेस्ट से बनते हैं और ये सीधा-सीधा धरती में जाके मैन्योर बनते हैं। ये फुल्ली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी बेचने की चाह थी। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जो कुछ लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट हमको देना शुरू किया। अब प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, अब इस प्रोडक्ट की फिनिशिंग करनी है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, इस प्रोडक्ट को अमेरिका के लायक, यूरोप के लायक, यूके के लायक, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट का मार्केट पकड़ना था, तो उसके लिए तैयार करना है इस प्रोडक्ट को। अब कोविड चल रहा है, अब कोविड के बीच में क्या करें? तो हमने ये सारा प्रोडक्ट मँगा के अपनी ही पार्किंग में इकट्ठा किया। तो पार्किंग में हमारे रॉ मटेरियल रखा होता था, वहाँ पे हम लोग खुद बैठ के उस प्रोडक्ट को पैक करते थे और पैक करने के बाद डब्बा अपने घर के अंदर रखते थे, जो कि हम अमेरिका में एक अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के रायपुर में किराए के घर में रह रहे थे। तो पहले एक कमरा फिनिश प्रोडक्ट से भर गया, फिर दूसरा प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट से भर गया, दूसरा कमरा। आखिर में 2 महीने में ये हालत हुई कि सारे कमरों में फिनिश प्रोडक्ट रखा हुआ है और मैं और मेरा परिवार ज़मीन पे गद्दा लगा के सो रहे हैं 3 महीने तक।
तो ऐसा मतलब जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो असली एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी दिखती है, राइट? आप लोग अब बाद में टीवी पे कुछ देखते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के शोज देखते हैं, लेकिन उन सब की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना होता है और आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि इस फेज़ को हम कैसे निकालें। तो 3 महीने मैं और मेरा परिवार गद्दा लगा के ज़मीन पे सोते थे, लेकिन एक भी कंटेनर हमने आज तक डिले नहीं होने दिया। अब हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार है, तो हमने सोचा कि सबसे अच्छी कंट्री इसके लिए क्या रहेगी, इसको बेचने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे अमेरिका में बेचेंगे, और अमेरिका में इसलिए क्योंकि मेरे पास 10 साल का अमेरिका का एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ की अमेरिका की कंपनीज़ में काम किया हुआ था, और ऑफ कोर्स इतने साल काम करने के बाद आपके अमेरिका में कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन लगाया कि हमने कुछ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। लकीली 2-4 लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया कि ठीक है, आप भेजिए प्रोडक्ट, हम देखते हैं बिकेगा कि नहीं। नहीं बिकेगा तो ऑफ कोर्स अगला ऑर्डर नहीं मिलेगा, बिक गया तो आपको अगला ऑर्डर मिलेगा। तो हम लोगों ने मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने बैठ के डब्बे पैक किए, पहला कंटेनर लोड किया, और विडंबना देखिए कि उस समय $4,000 का एक कंटेनर अमेरिका जाता था। जब तक हमारी भेजने की बारी आई तब तक वो $14,000 का एक कंटेनर हो गया। तो कई बार बिज़नेस में ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं, आप जो कैलकुलेशन करते हैं, वो बिल्कुल ठीक होती नहीं है। तो किसी तरीके से हमने पहला कंटेनर भेजा, और लोगों को प्रोडक्ट इतने पसंद आए, इतने ज़्यादा पसंद आए, बिकॉज़ वो कोविड का समय था। लोगों को पहली बार रियलाइज़ेशन हो रहा था कि हम सब एक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इन प्रोडक्ट्स की बहुत बढ़ गई थी। तो हमने पहला कंटेनर भेजा, भगवान की दया से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और पूरा कंटेनर बिक गया बहुत जल्दी से। कोई भी एंटरप्रेन्योर सोचेगा कि यार आपका प्रोडक्ट तो बिक गया, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। इमीडिएटली हमें वहाँ से 5 कंटेनर का ऑर्डर आया, जब पहला कंटेनर बिक गया। तो जब हमें 5 कंटेनर का ऑर्डर आया, तो हमने कैलकुलेट किया कि यार 5 कंटेनर भेजने में $70,000 का तो सिर्फ शिपिंग कॉस्ट लगेगा। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का प्रोडक्ट का कॉस्ट लगेगा, और कम से कम 30 से 40 लाख रुपए पैकेजिंग का कॉस्ट लगेगा। जब हमने ये देखा कि भाई 5 कंटेनर का ऑर्डर आया है, तब हमारे पास 2 चॉइसेस थी। या तो हम सामने वाले को बोलते आपने 1 कंटेनर के पैसे दिए हैं, तो हम 1 कंटेनर और भेज देते हैं। लेकिन उस समय लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो 5 कंटेनर भेजने हैं। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि सारी सेविंग्स और जितनी जमा पूंजी थी वो पहले कंटेनर को भेजने में हमने लगा दी थी। तो न्यूयॉर्क में हमारा घर था, 6 साढ़े 6 करोड़ का घर था। लेकिन क्योंकि सब कोविड का समय चल रहा था, हमने कहा कि चलो जितने भी बिकता है अब बेच देते हैं, क्योंकि अगर बिज़नेस को सर्वाइव कराना है तो इस समय पैसे चाहिए। तो हमने वो घर 4.5 करोड़ में बेचा, और उस घर को बेच के जो पैसे आए, उस पैसे को हमने उन 5 कंटेनरों में इन्वेस्ट किया। धीरे करके वो पैसे जो है हमने जो है बिज़नेस में लगाए, और उस तरीके से हमने अपना सेकंड ऑर्डर भेजा अमेरिका। जब हमारा तीसरा कंटेनर भेजने का मौका आया, तब तक कोविड का फ़ेज़ 2 आ चुका था। अब फ़ेज़ 2 कोविड में आप सब तो जानते ही हैं कि कोविड का जो दूसरा फ़ेज़ था, वो पहले फ़ेज़ से भी ज़्यादा भयावह था। तो डीएम साहब ने ऑर्डर निकाला कि अब तो कोविड का फ़ेज़ 2 आ गया है, सो लॉकडाउन लगेगा। हम लोग भागे-भागे डीएम साहब से मिलने गए। हमने कहा कि देखिए हमारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, अगर आपने फुल लॉकडाउन लगा दिया, हम तो एसेंशियल सर्विसेज़ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो पूरा बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप देखिए लॉकडाउन तो जो लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन हम आपको परमिशन दे सकते हैं एक बायो बबल बनाने की। बायो बबल का मतलब कि अगर आप खुद उस वेयरहाउस में रह के और सारे लेबर्स के साथ वेयरहाउस में रह के, अगर आप 30-40 लोग ना अंदर आ सकते, ना बाहर जा सकते, वहीं पे पैकेजिंग कीजिए, वहीं पे ट्रक लोड कीजिए और बाहर से बाहर निकलेगा। कोई भी लेबर अंदर का बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग बायो बबल के लिए तैयार हैं। तो मैंने उस समय पे 3 से 4 महीने, मई, जून, जुलाई की गर्मी में एक वेयरहाउस में अपने सारे लेबर्स के साथ रह के अपने सारे डब्बे पैक करवाए, अपना सारा माल फिनिशिंग करवाया, और धीरे-धीरे करके हमने उसको अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया। लेकिन हमें पता है कि उस समय हम वहीं वेयरहाउस में रह के खाना खाते थे, वहीं वेयरहाउस में सोते थे, वहीं वेयरहाउस में जागते थे। सो एक वो भी एक फ़ेज़ आता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ़ में, जब आप एसी कमरों से निकल के, जब आप बड़ी-बड़ी स्ट्रैटेजी से निकल के, जब बड़े-बड़े प्रोडक्ट प्लान से निकल के, जब आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के अपना डब्बा पैक कराते हैं, लेकिन एक भी कंटेनर डिले नहीं होने देते।
सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ कि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब सिर्फ बड़े प्लान और बड़ा विजन नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये भी है कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के वेयर हाउसेस में रह के तकलीफ झेलनी पड़ेगी। शायद भगवान हर एंटरप्रेन्योर की परीक्षा लेता है। आई एम श्योर कि मेरी जैसी कहानी हर एंटरप्रेन्योर की कहानी होगी जहाँ पे भगवान ने उनकी परीक्षा ली है। सो ये इस तरीके से होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने अपना तीसरा ऑर्डर भेजा। जब चौथा ऑर्डर, और देखिए प्रोडक्ट तो अच्छा था, ठीक है, और कोविड के समय में बिग भी बहुत अच्छा रहा था। तो हमारा चौथा ऑर्डर आया 12 कंटेनर का। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर फिर से खुश होगा कि ये यार एक कंटेनर से 5, 5 से 12 बिजनेस बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे देश में जब तक आप एक ट्रक ऑर्डर मांगोगे तो फैक्ट्री आराम से दे देगी। जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे 15 दिन में 4 ट्रक चाहिए, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज ही नहीं थी। तो जब हम लोग, और बहुत सारी इंडस्ट्री जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए थे, ये तो इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। मतलब ये छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे घरों में बनते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि आज अगर 12 कंटेनर का ऑर्डर आया है, कल 20 कंटेनर का ऑर्डर आएगा, परसों 40 का ऑर्डर आएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? इतनी तेज़ी से हमारी सप्लाई चेन कैसे स्केल करेगी? तो उस समय हम लोगों ने पहली बार डिसाइड किया कि अपनी फैक्ट्रीज अब लगाने का समय आ गया है और अब इसके लिए फंड रेज करने का समय आ गया है। तो हम लोगों ने पहली बार जब अपने ऑर्डर्स भेजने शुरू किए और पहली बार इन्वेस्टर से बात करनी शुरू की, तो कम से कम 50 इन्वेस्टर्स ने हमें ये कह के मना कर दिया कि आप बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, प्लास्टिक से लड़ाई कौन लड़ सकता है? 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, चाहे वो इंडिया देख लो, चाहे अमेरिका देख लो, चाहे यूके देख लो, कहीं पे भी देख लो, 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, इतना सस्ते में बिकता है, इतनी शेल्स में बिकता है, राइट? तो आपकी लड़ाई बहुत डिफिकल्ट लग रही है। तो यू नो, एज शार्क टैंक की लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, आई एम आउट। सो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने हमको मना किया, लेकिन फाइनली कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरी अपनी कंपनी जिसमें मैं जॉब करता था, मेरे अपने बॉस, कुछ लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, पहली बार में भी बिका है, दूसरी बार में बिका है, तीसरी बार में बिका है, तो प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगा। भले ही आज लड़ाई बहुत टफ लग रही है, लेकिन प्रोडक्ट में दम होगा। ये कह के कुछ लोगों ने, जिसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको बोलते हैं आपके नोन लोग, उन लोगों ने हमें पहली बार चेक लिख के दिए कि ठीक है, ये रहा $20,000 का चेक, ये रहा $50,000 का चेक, आप जाके बिजनेस बनाओ। उन लोगों की आज सहयोग से, राइट, हम लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री क्रिएट की तुमकुर में, कर्नाटका में, जहाँ पे हमें पाम लीफ का हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था। तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, धीरे धीरे और बिजनेस को बढ़ाया। उसके बाद हमने कहा कि जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ा, उसके बाद हमें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ने भी हमारी तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल हो चुका है इस कंपनी को, धीरे धीरे ये लोग हर बार अपनी सेल बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनके प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। तो उस समय हमें पहली बार प्रोफेशनल फंडिंग मिली $2 मिलियन की, और वहाँ से हमारा बिजनेस जो है स्केल होना शुरू किया। $2 मिलियन की फंडिंग, कोविड के टाइम पे हमने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, अपने पहली कुछ टीम बनाई। तब तक सिर्फ मैं, मेरे को फाउंडर और कुछ फैमिली के लोग ही, हम लोग सब साथ में काम करते थे अपने कुछ लेबर भाइयों के साथ। उसके बाद हमने पहली फैक्ट्री लगाई, पहली फंडिंग से हम लोगों ने थोड़ी सी टीम बनाई, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च की टीम बनाई, और हमने पहली बार अमेरिका के ऑफलाइन स्टोर तक अपना माल पहुंचाया। अभी तक हम लोग सिर्फ अमेरिका के ऑनलाइन स्टोर में बेचते थे, पहली बार अमेरिका के ऑफलाइन स्टोर में माल बेचाया। जैसे हमारा प्रोडक्ट ऑफलाइन स्टोर में पहुंचा, हमने सोचा था कि ये पूरा का पूरा सामान हमारा 3 महीने में बिक जाएगा। वो पूरा सामान हमारा 7 दिन में सोल्ड आउट हो गया। सो पहली बार प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इस प्रोडक्ट की डिमांड ऑफलाइन भी है। ये करते हुए हम लोगों ने पहली बार 100 करोड़ का अपना रेवेन्यू टर्नओवर पूरा किया। हम लोगों ने पहले 1 करोड़ से शुरू किया, वो 5 करोड़ तक पहुंचा, फिर 12 करोड़ तक पहुंचा, फिर 20 करोड़ तक पहुंचा, 50। आज बहुत खुशी होती है जानते हुए कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 3 से 4 हज़ार करोड़ के बीच में है। आज हम लोग 1000 करोड़ की रेवेन्यू करते हैं, और आज हम लोग 12 देशों में हैं। आज हम लोग 23,000 स्टोर्स में हैं वर्ल्ड वाइड। आज जिस भी स्टोर में हम बेचते हैं, हम अपनी खुद की ब्रांड में बेचते हैं, हम कोई प्राइवेट लेबल नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से हमें पता चलता है कि कैसे एक इंडिया ब्रांड, एक मेड इन इंडिया ब्रांड
भी पूरी दुनिया में जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और वो भी वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड विच इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। उस इंडस्ट्री के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, या हम आज भी यही मानते हैं, तो शुरुआत है लड़ाई की। लास्टली अ वेरी बिग थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म जोश टॉक्स। आई थिंक जोश टॉक्स हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देता है अपनी कहानी शेयर करने का। और सच बोलिए तो जब मैं अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहा था, जब भी मैं हताश होता था, तो मैं 2-4 वीडियोस जोश टॉक के देखता था, तो मुझे भी जोश आता था कि चलिए ये लोग कर सकते हैं तो हमें भी थोड़ा जोश रखना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस फोरम टू शेयर माई स्टोरी।